गौतम नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी सेकंड सेमेस्टर थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ रहे हैं और इसमें आज हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट इक्वेशन। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक तो अनअटेनेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पढ़ाया था और साथ में थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी उससे पहले आपको बता दिया था। आइए आज हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट इक्वेशन। ठीक है जी, और ये जो लेटेंट हीट इक्वेशन है ये क्लोसियस और क्लेपेरॉन नाम के दो साइंटिस्ट ने दी। ठीक है, तो उन्हीं के नाम से इसे जाना जाता है, क्लोसियस। ठीक है, पहले साइंटिस्ट कौन है? क्लोसियस, और दूसरे हैं क्लेपेरॉन। ठीक है जी, तो क्लोसियस क्लेपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन। लेटेंट हीट मैंने आपको बताया था, इसे बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। ठीक है जी, इसका सूत्र था Q बराबर M इंटू कैपिटल L। ठीक है, पहले मैं बता चुका हूँ जब मैंने एंट्रोपी चेंज आपको कराया था, और ये 11th क्लास में भी था, और ये यूनिट में भी मिलेगा आपको, थर्ड यूनिट में। ठीक है जी, क्लोसियस क्लेपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन। ठीक है जी, क्लोसियस क्लेपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन इसे कहते हैं। और ये जो इस टाइप की क्लोसियस क्लेपेरॉन की लेटेंट हीट इक्वेशन है, ये दो है संख्या में, तो इसे आप ये भी कह सकते हो फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन। ठीक है जी, फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन भी इसे आप कह सकते हैं। क्लियर है? और बाकी इसका नाम क्या है? क्लोसियस क्लेपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन। ठीक है जी, यानी क्लोसियस क्लेपेरॉन गुप्त ऊष्मा समीकरण हिंदी में कहेंगे, और यहाँ कहेंगे प्रथम गुप्त ऊष्मा समीकरण। ठीक है जी, तो मैंने बताया क्लोसियस एक साइंटिस्ट अलग है, क्लेपेरॉन एक साइंटिस्ट अलग है, दोनों ने मिलकर एक थ्योरम दी। किससे रिलेटेड? लेटेंट हीट से रिलेटेड है ना। और लेटेंट हीट किससे रिलेटेड होती है? मैंने आपको बताया था, जब स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा की बात करते हैं तो उसका यूज होता है टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, है ना। और इसका यूज होता है टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए नहीं, स्टेट को चेंज करने के लिए, यानी अवस्था को परिवर्तित करने के लिए। जैसे सॉलिड से लिक्विड में आपने स्टेट को बदल दिया, या लिक्विड से आपने वेपर में बदल दिया, इस तरीके से। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप कह सकते हो क्लोसियस एंड क्लेपेरॉन। ठीक है जी, क्लोसियस एंड क्लेपेरॉन ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिड्यूस की, है ना, ए लेटेंट हीट इक्वेशन। ठीक है जी, कैसी इक्वेशन है? लेटेंट हीट इक्वेशन, लेटेंट हीट इक्वेशन। ठीक है जी, जो किससे रिलेटेड है? विच डिस्क्राइब्स है ना, यानी जो वर्णन करती है, बताती है किसके बारे में? मैंने बताया स्टेट चेंज के बारे में। तो अबाउट द चेंजेस ऑफ स्टेट, अवस्था परिवर्तन के बारे में। ठीक है जी, और चेंजेस ऑफ स्टेट जैसे कि सच एज, जैसे कि मैंने आपको बताया भाई किसी द्रव का पिघलना, है ना, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड्स, द्रवों का पिघलना, और अवस्था परिवर्तित हुई या नहीं, ठोस द्रव में बदल गया, पिघलने का मतलब, है ना। ठीक है, सॉलिड बन गया लिक्विड, और बॉइलिंग ऑफ लिक्विड्स, द्रवों का उबलना, क्वथन बोलते हैं हिंदी में। ठीक है जी, तो क्लोसियस एंड क्लेपेरॉन एक, है ना, डिड्यूस की उन्होंने एक लेटेंट हीट इक्वेशन, जो किसे डिस्क्राइब करती है? चेंजेस ऑफ स्टेट को, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ सॉलिड्स को और बॉइलिंग ऑफ लिक्विड्स को। ठीक है, यानी ठोसों का पिघलना और द्रवों का क्वथन यानी कि उबलना। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन मैंने दिया, इसका एक स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके प्रूफ की ओर चलते हैं, इसकी इक्वेशन को प्रूफ करेंगे। ठीक है जी, तो इस थ्योरम को
प्रूफ करते हैं। इंट्रोडक्शन मैंने इसका दे दिया है कि क्या इक्वेशन है, किस किस ने दी, कैसी है। तो देखो इसका ग्राफ देखो, ये एक पीवी कर्व है, इस एक्सिस पर प्रेशर और इस एक्सिस पर वॉल्यूम। ठीक है, आपको दो वर्ड याद होंगे, मैंने आपको बताए थे पहले फर्स्ट यूनिट में, एक तो आइसोथर्मल्स, ठीक है जी, क्या आइसोथर्मल्स। आइसोथर्मल्स का मतलब होता है वो ग्राफ जो आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान खींचा जाता है पी और वी के बीच में। ठीक है, यानी आइसोथर्मल्स पीवी कर्व को ही कहते हैं, लेकिन पीवी कर्व कौन सा, जो आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान जब बात करते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान पीवी कर्व जो होता है, पी और वी के बीच ग्राफ खींचा जाता है, कर्व खींचा जाता है, उसे ही आप आइसोथर्मल्स कहते हैं, पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, और एक वर्ड है एडियाबैटिक्स। ठीक है जी, एडियाबैटिक्स क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान पी और वी के बीच जो कर्व खींचा जाए उसे ही एडियाबैटिक्स कहते हैं। ठीक है, इनका यूज पड़ेगा यहाँ पे। तो देखो इस तरीके से, ठीक, और मान लो ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये जो ए बी सी डी दिख रहा है ना, ये एक आइसोथर्मल्स है। ठीक है, क्या है, आइसोथर्मल्स। और इस तरीके से ये जो आपको दिख रहा है ये भी क्या है, एक आइसोथर्मल्स है। मान लो इसका नाम था ए बी सी डी और इसका नाम मान लो क्या है, ई एफ जी एच। ठीक है जी, ई एफ जी एच। आइसोथर्मल्स क्या होता है, मैंने बताया एक पीवी कर्व है, पी और वी के बीच खींचा जा रहा है, ये कर्व है ना पूरा। ठीक है, जो आइसोथर्मल प्रोसेस यानी समतापीय प्रक्रम के दौरान खींचा जाता है। तो पहला आइसोथर्मल्स क्या है, ए बी सी डी है, दूसरा आइसोथर्मल्स क्या है, ई एफ जी एच है। तो इसके लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, लेट अस कंसिडर टू, है ना, आइसोथर्मल्स ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच। क्लियर है, दो आइसोथर्मल्स है। आइसोथर्मल्स की हिंदी देख लेना, मुझे हिंदी इसकी याद नहीं आ रही इस टाइम। ठीक है जी, तो आइसोथर्मल्स हैं दो, ए बी सी डी और दूसरा ई एफ जी एच। मान लो पहले वाले का टेम्परेचर T है और इसका है T माइनस डी टी। ठीक है जी, क्लियर है। देखो पहले वाले का जो प्रेशर है, प्रेशर के एक्सिस पर मान लो कितना प्रेशर है P, तो दूसरे वाले का प्रेशर कितना होगा, कम होगा, नीचे है ना, P माइनस डी पी मान लो। तो जो ये आइसोथर्मल्स ए बी सी डी है, इसका टेम्परेचर T है और उसका प्रेशर P है। जो आइसोथर्मल्स ई एफ जी एच है, उसका टेम्परेचर T माइनस डी टी है और प्रेशर P माइनस डी पी है। क्लियर है। मान लो B पर जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो मान लो कितना है V1। ये वॉल्यूम कितना हो गया आपका V1। इसी प्रकार पॉइंट B पर वॉल्यूम आपने V1 माना, तो पॉइंट C पर क्या मान लो V2। ठीक है जी, पॉइंट C पर V2। ये काम करो, थोड़ा पीछे रखो C, इसकी जरूरत थोड़ी पड़ेगी मुझे, यहाँ पे रख लो। तो थोड़ा आगे रखो, यहाँ तक है ना, इस तरीके से। ठीक है जी, ये टेम्परेचर T है और ये पॉइंट क्या है D। ठीक है, ऐसा ही डायग्राम, बस मैंने क्या C को थोड़ा पीछे मान लिया, और क्यों माना है बताऊंगा आगे। यहाँ पर ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा V2। ठीक है, B पर वॉल्यूम आपने V1 माना और C पर वॉल्यूम आपने कितना मान लिया V2, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो, तो इसमें आपको समझ में आई बात। दोबारा सुन लो डायग्राम एक बार। मैंने कहा ए बी सी डी और ई एफ जी एच, है ना, सुन लो, लैंग्वेज तो पीडीएफ नोट्स में आपको लिखी मिल जाएगी। ए बी सी डी क्या है और ई एफ जी एच क्या है, दो आइसोथर्मल्स हैं। ठीक है, जिसमें जो ए बी सी डी का टेम्परेचर है T है,
जो EFGH का टेम्परेचर है वो है T माइनस टी। ABCD का प्रेशर P है और EFGH आइसोथर्मल्स जो है उसका प्रेशर P माइनस DP है। कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है जी। अब देखो क्या करेंगे, B से, ठीक है, एक एडियाबैटिक्स खींचेंगे यहाँ पर सामने नीचे इस तरीके से, ठीक है। मान लो ये पॉइंट कुछ भी नाम रख सकते हो, M रख लो, ठीक है जी। और ऐसे ही C से एक एडियाबैटिक्स खींचो यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये आगे जो पॉइंट है तो G है, और ये वाला जो पॉइंट है इससे पहले ये मान लो N है, और जो N है और G है ये पॉइंट बहुत करीब है, बहुत निकट है, ठीक है जी। तो ये दोनों एडियाबैटिक्स मैंने खींचे, और आप जानते हो एडियाबैटिक्स ऐसे ही तो होते हैं। आपको याद है ना कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल होता था ना इस तरीके का, इस तरीके का कार्नोट साइकिल ऐसे तो होता था ABCD। तो देखो ये जो ग्राफ दिख रहा है BC है ना, NMB, ये कार्नोट साइकिल की जैसा ही नहीं है। तो इसे आप कार्नोट साइकिल की तरह ही ट्रीट करके चलेंगे, ठीक है। जैसे AB होता था ऐसे BC है ना, जैसे BC को जैसे CD होता था ऐसे ही आपका NM है, ठीक है। और दो एडियाबैटिक्स, क्योंकि ये तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता था, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन होता था, ये आइसोथर्मल वाले प्रोसेस है, तो इन दोनों को हमने आइसोथर्मल कहा। और ये जो ये है, ये तिरछे तिरछे ये दिख रहे हैं, ये इसे हमने क्या कहा, एडियाबैटिक्स। क्लियर है, बात समझ आई। तो ये BC है, ये BM जो है और CN जो है, मैं लिख देता हूँ, जो BM है और जो CN है ये दोनों ही क्या है, एडियाबैटिक्स, ठीक है जी। और ये कार्नोट साइकिल है BCNMB, क्या है, क्या मान के चलेंगे इसे, कार्नोट साइकिल के सिमिलर है। तो कार्नोट साइकिल की जैसा ही है लगभग, ठीक है। थोड़ा सा अंतर है, कार्नोट साइकिल में इस तरीके से होता है ना, बस ये थोड़ा पैरेलल है, तो थोड़ा सा अंतर है, लेकिन मान सकते हो कार्नोट साइकिल की तरह, ठीक है जी। और एक बात और सुनो, ये जो AB है और ये जो EF है, ठीक है, समझ लो, ये जो AB है और ये जो EF है, मान लो आप लिक्विड को वेपर में बदल रहे हैं। क्या मान लो कि आप जो मान लो इक्वेशन कर रहे हैं, लिक्विड को आप किस में बदल रहे हैं, वेपर में। चेंजेस ऑफ स्टेट के बारे में बताती है ना लेटेंट हीट इक्वेशन। तो लिक्विड को आप मतलब लिक्विड की स्टेट चेंज करके, अवस्था परिवर्तन करके उसे वेपर में बदल रहे हैं, यानी द्रव को वाष्प में बदल रहे हैं। तो जो AB और EF, ये जो ये वाला है, ये मान लो ये जो पोर्शन है इसका आइसोथर्मल्स का, ये मान लो बताता है कि इस टाइम जो सब्सटेंस है वो किस स्टेट में है, लिक्विड में, ठीक है जी। और ये जो BC है और ये जो कौन सा है FG, ये मान लो इस टाइम दोनों स्टेट रहती है, लिक्विड भी और वेपर भी, ठीक है जी। भाई A से B तक, E से F तक लिक्विड रहा, B से C तक और F से G तक लिक्विड और वेपर दोनों स्टेट रही, क्योंकि लिक्विड उबलना शुरू होगा ना तो थोड़ा लिक्विड भी रहेगा और भाप भी बनती रहेगी, वेपर। लेकिन वो जो स्टेट है CD और वो जो स्टेट है GH, इसमें मान लो सारा लिक्विड किस स्टेट में बदल गया, वेपर में बदल गया, ठीक है। तो यही सब बातें जो डायग्राम के बारे में मैंने आपको समझाई हैं, ठीक है, यही आपको आराम से आप लिख सकते हैं। यदि कोई हिंदी वाला है ना तो हिंदी की कोई बुक ले लो, और समझा तो मैं सारी चीज़ें रहा हूँ, और बस ये होता है, ये होता है, ये सब चीज़ें तो आप बुक से कर सकते हो, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें आवश्यक हैं वो मैं हिंदी में बताता ही हूँ, क्लियर है। और इंग्लिश में तो आपको PDF नोट्स मिल ही जाएंगे लिखे हुए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट लो, इसका डेरिवेशन करते हैं। ठीक है जी, तो इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। डेरिवेशन यानी इस इक्वेशन क्या होती है उसको प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है जी। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि A से B तक और E से F तक कौन से स्टेट है, लिक्विड
और बी से सी और एफ से जी तक दोनों रहती हैं, ठीक है। यानी मेन कन्वर्जन तो यहाँ यही होता है, बी से सी तक और एफ से एन ये जी तक, और सी से डी तक और जी से एच तक क्या होता है, वेपर स्टेट होती है। ये चीज़ मैं लिख के बता चुका हूँ। तो मैंने बताया मेन कन्वर्जन कहाँ पे होता है, मेन कन्वर्जन तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ए से बी तक लिक्विड है, अब लिक्विड बदलना शुरू हो जाएगा वेपर में, ठीक है। और सी तक आते आते लिक्विड और वेपर दोनों एग्जिस्ट करेंगे स्टेट, और सी तक आते आते सारा लिक्विड वेपर में बदल जाएगा, और फिर सी से डी तक वेपर ही वेपर स्टेट रहेगी, ठीक है। इसी प्रकार ई से एफ तक लिक्विड स्टेट रहेगी, एफ से स्टार्टिंग हो जाएगी वेपर में बदलने की लिक्विड की, लिक्विड घटता जाएगा, वेपर बढ़ती जाएगी, और जी तक आते आते सारा का सारा लिक्विड वेपर में बदल जाएगा, और जी से एच तक वेपर स्टेट रहेगी केवल सब्सटेंस की, ठीक है। और मान के चल लो जो सब्सटेंस है मान लो 1 ग्राम है, ठीक है जी, यूनिट उसका वो मान सकते हैं मास, ठीक है जी। तो डेरिवेशन करते हैं, ध्यान दो, मैंने कहा ये कार्नोट साइकिल है या नहीं, बी सी क्या है इसका साइकिल का नाम, बी सी एन एम बी, ये कार्नोट साइकिल के जैसा है। मैंने बताया इसे कार्नोट साइकिल की तरह ट्रीट करके चलेंगे। तो कार्नोट साइकिल में इफिशियंसी क्या होती है, इफिशियंसी आप जानते हो W/Q1, और W पता है क्या है, एरिया है, वो W क्या है, वर्क डन है, ठीक है जी। W क्या है, वर्क डन। तो इसका मतलब है पहले आपको वर्क डन निकालना पड़ेगा, फिर Q1 निकालना पड़ेगा, यहाँ से इफिशियंसी निकल जाएगी, ठीक है। तो देखो पहले आप वर्क डन निकाल लो, और आपको एक डेरिवेशन याद होगा फर्स्ट यूनिट का, वर्क डन जो होता है, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस करा रखा है ना, तो जो वर्क डन है मैं पहले वही निकाल लूँ, इन साइक्लिक प्रोसेस, जो साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है, उसमें वर्क डन, और मान लो किस साइकिल में निकाल रहे हैं आप, इन साइकिल यही वाला BCNMB, इस साइकिल में आप वर्क डन निकाल रहे हैं, ठीक है। मान लो वर्क डन किस प्रोसेस में निकाल रहे हैं आप, मतलब किस साइकिल में, इसमें ही। तो आपको याद है कि वर्क डन जो होता था ना एरिया के बराबर होता था, ठीक है, एरिया ऑफ साइकिल, और साइकिल का नाम है BCNMB, ठीक है। तो वर्क डन जो होगा वो इस साइकिल के एरिया के बराबर हो जाएगा, और जो वर्क डन एरिया के बराबर है तो ये है क्या, ये आपको दिख रहा है, ये जो साइकिल BCNMB है ये है पैरेललोग्राम, यानी आप बोलते हैं हिंदी में समांतर चतुर्भुज। तो ये है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है जी, लिख ले रहा हिंदी में समांतर चतुर्भुज। और आपको याद होना चाहिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है। देखो क्या होता है, जो पैरेलल एज है ना, पैरेलल एज, ये दोनों BC और ये BC और कौन सा MN, यहाँ तक साइकिल तो यही है ना, तो BC और MN ये क्या है, पैरेलल एज है। तो यहाँ पे एक कोई सी पैरेलल एज ले लेते हैं, देख लेना समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो कोई सी का तो एरिया मतलब कोई सी का लेंथ BC ले लो चाहे MN ले लो, और इनटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है ना, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स या पैरेलल एज, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये वाली, भाई इनके बीच की डिस्टेंस यही तो होगी, और ये कितना है, ये P है, ये P - DP है, तो इनका अंतर है DP। तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या हुई, या मैं लिख दूं पहले डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, पैरेलल साइड्स यानी समांतर या एज कह सकते हो, यानी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ठीक है। समांतर भुजा कोई सी भी ले लो गुना समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे आप BC ना लिखना चाहो, पहले फॉर्मूले लिखना चाह रहे हो तो क्या हो जाएगा,
पैरेलल एज, कोई सी पैरेलल एज और उन दोनों पैरेलल साइड्स के एज के बीच की डिस्टेंस। तो पैरेलल एज मान लो मैंने ले ली BC, कितनी ले ली BC, ठीक है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है DP। जो BC है वो कैसे निकलेगा, देखो C जो है C उस पर वॉल्यूम है V2, B पर वॉल्यूम है V1, तो देखियो यहाँ तक वॉल्यूम V2, यहाँ तक वॉल्यूम V1, तो V2 माइनस V1 ना जाएगा BC, किसके बराबर आएगा V2 माइनस V1 के, और इनटू में DP। तो भैया W बराबर आया DP V2 माइनस V1 या V1 माइनस V2 वो V2 माइनस V1 इंटू DP। कैसे लिख लो, तो कुल मिला के एक काम तो हमने कर लिया, वर्क डन निकाल लिया साइक्लिक प्रोसेस में। अब वर्क डन के बाद यहाँ से Q1 निकाल लो और फिर इफिशियंसी निकाल लेंगे। यहाँ तक का एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है जी। तो यहाँ तक समझ में आई बातें। मैंने बताया BC क्या है, भुजा है, चाहो तो आप BC ले लो और चाहो तो आप BC की जगह क्या ले सकते हो, मैंने बताया पैरेलल एज लेनी है, ठीक है जी। तो आपने कितना ले लिया BC, ठीक है, चाहो BC ले लो और चाहे आप ये ले लो। लेकिन इसे लेने में दिक्कत क्या है MN को, क्योंकि ये पॉइंट थोड़ा आगे है, आपने M पे मान नहीं रखा ना वॉल्यूम, तो इसलिए BC लेने में ही सुविधा रहेगी। BC और गुना में क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स मैंने बता रखा है, ये BC और MN इनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप BC में लिखा है ना, तो आप ये भी लिख सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन, बोलो किस किस के बीच की पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है, BC और MN। तो आप कह सकते हो BC एंड MN, पता नहीं क्या क्या लिखा जा रहा है, BC एंड MN, कोई दिक्कत तो नहीं है। और फिर आपने देखा BC और MN के बीच की डिस्टेंस तो DP है, और BC आपने निकाल लिया V2 माइनस V1, तो यहाँ से W निकल गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक का। तो मैंने कहा W निकाल दिया, अब Q1 निकाल लो, फिर एफिशिएंसी निकल जाएगी इंजन की। तो वर्क डन तो निकाल दिया, Q1 और निकाल देते हैं, क्योंकि एफिशिएंसी का फॉर्मूला है W अपॉन Q1 ईटा बराबर। देखो मान लो Q1 वो हीट है जो B से C के दौरान है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस तो यही है ना, B से C तक कार्नोट साइकिल में देखो ये वाला हालांकि पूरा है, ये पूरा आइसोथर्मल्स है, लेकिन कार्नोट साइकिल में देखो BC तो है आइसोथर्मल प्रोसेस BC में ही तो हो रहा है, तो इसलिए आइसोथर्मल प्रोसेस में ही, ठीक है, स्टेट चेंज हो रही है, B से C तक ही स्टेट चेंज हो जाती है। यहाँ पे लिक्विड था और वहाँ तक जाते जाते वेपर बन जाती है। तो स्टेट चेंज के लिए कौन सी हीट लेते हैं, यानी फ्रॉम B to C, ठीक है। स्टेट चेंज के लिए मान लो हीट मान ली Q1, और आप जानते हो विशिष्ट ऊष्मा नहीं लेते, वो लेते हैं गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट, और उसका फॉर्मूला है M × L, और M तो पता है आपको 1 मान रखा है 1 ग्राम। तो Q1 बराबर किसका आएगा, L के। तो Q1 भी आ गया और W भी आ गया। Q1 हीट कौन सी मानी आपने, जो B से C तक स्टेट चेंज करने के लिए आवश्यक है। तो लिख देना यहाँ पे देन, है ना, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट टू चेंज द स्टेट फ्रॉम B to C, ठीक है जी। तो Q1 बराबर आ गया L। B से C तक स्टेट चेंज करने के लिए, अवस्था परिवर्तन करने के लिए अमाउंट कितनी है आपकी Q1, जो L के बराबर आई। W निकल गया, Q1 निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, अब आप डायरेक्ट ईटा बराबर फॉर्मूला लगा करके इफिशिएंसी निकाल दो, ठीक है। तो W हमारे पास है, बीच का पोर्शन में रफ कर देता हूँ। इफिशिएंसी निकालनी है हीट इंजन की, है ना, लिख देना इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, यानी ऊष्मा इंजन की दक्षता। ईटा बराबर क्या होता है, W अपॉन Q1, और आप जानते हैं W कितना आया, ये रहा V2 माइनस V1 और इंटू DP, और अपॉन Q1 कितना है L। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इफिशिएंसी का एक फॉर्मूला और जानते हैं, कार्नोट साइकिल मान रहे हैं तो कार्नोट हीट इंजन है, इसका फॉर्मूला है 1 माइनस T2 अपॉन T1, याद है ना। तो T2 कौन सा है, T2 वो टेम्परेचर है नीचे वाला, ठीक है,
भाई T1 ऊपर वाला टेम्परेचर होगा, T2 नीचे वाला, तो T2 नीचे वाला टेम्परेचर है यानी T माइनस dt। ठीक है, तो मैं यहाँ बता दूँ आपको T2 बाद वाला टेम्परेचर नीचे वाला है T माइनस dt, और ऊपर वाला जो टेम्परेचर है ये वाला ना, ये कितना है T, यानी T1 T है और T2 T माइनस dt है। तो ईटा बराबर 1 माइनस T माइनस dt अपॉन T। एलसीएम ले लो तो कितना आएगा, ईटा बराबर T माइनस टी प्लस dt अपॉन T से T कट गया, तो ईटा बराबर कितना आया, ईटा बराबर आएगा dt अपॉन T। इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है जी, अब तो कुछ नहीं करना, समीकरण 1 व 2 को बराबर रखने पर ले देना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो कितना आएगा, V2 माइनस V1 dP अपॉन L बराबर dt अपॉन T। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। तो आपका dP अपॉन dt आ जाएगा, dP अपॉन dt क्या आएगा, L इधर पहुँचा दो अपॉन T, और ये V2 अपॉन V1 भी अपॉन में, V2 माइनस V1 भी अपॉन में, तो आएगा L अपॉन T और इंटू V2 माइनस V1। ठीक है जी, यही है आपकी फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है जी, तो ये थी फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन या क्लोसियस-क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन। ठीक है, लेटेंट हीट इक्वेशन 2 हैं। तो आज के लेक्चर में हमने पहले हीट इक्वेशन को समझा, नेक्स्ट लेक्चर में आप समझेंगे सेकंड लेटेंट हीट इक्वेशन को। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।